हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी मंत्रा। फ्रेंड्स, मैंने इकोनॉमिक्स का सीरीज स्टार्ट किया था एंड यह वीडियो मेरा इकोनॉमिक्स का दूसरा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरऑल फेनोमिना, ठीक है, जितना भी फेनोमिना होते हैं इंडियन इकोनॉमी का, वो सारा कुछ जानेंगे। एक ओवरऑल हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी स्टार्ट कहाँ से होता है एंड इस इकोनॉमी को एक अच्छे तरीके से कैसे समझा जाए, इकोनॉमी को इजी कैसे बनाया जाए, इसलिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। फ्रेंड्स, इकोनॉमी कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स को अगर हम लोग एक हंसते खेलते हुए पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा से समझ में आता है और हम लोग अपने इंडियन इकोनॉमी को समझ पाते हैं। बट अगर टेंशन लेकर पढ़िएगा तो कुछ नहीं होने जा रहा है। इसलिए इकोनॉमी को अच्छे से समझना है, हंस खेल के समझना है, कूल माइंड में समझना है। इसलिए यह वीडियो आप लोग पूरा देखिए एकदम लास्ट तक, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग कुछ एक अच्छे गुड थॉट से अगर लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा हम सभी के लिए, क्योंकि एक IAS एंड एक IPS बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छा इंसान बना जाए, अपने दिमाग में अच्छी बातों को लाया जाए, उसको प्रैक्टिस में लाया जाए। इसलिए एक अच्छे गुड थॉट से हम लोग अगर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग एक अच्छे थॉट से स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। फ्रेंड्स, एक पिक्चर आप लोग के सामने नज़र आ रहा है जिसमें एक इंसान सड़क पर झाड़ू लगा रहा है। उस इंसान को देखते हुए एक लेडीज अपने बच्चे को बोलती है कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा जो लाइफ है इसी के जैसा बर्बाद हो जाएगा। बट जो उसके बगल में दूसरी लेडी है, वह अपने बच्चे को क्या बोलती है? वह अपने बच्चे को बोलती है कि अगर तुम पढ़ोगे तो इसके लिए तुम अच्छा कर पाओगे। दोनों लेडीज़ का थिंकिंग देखो, दोनों लेडीज़ का थिंकिंग अलग अलग है। एक का नेगेटिव थिंकिंग है, जो बहुत ही नेगेटिव सोच रखती है वैसे इंसानों के लिए जो सड़क पर झाड़ू लगाते हैं या फिर कोई छोटा काम करते हैं। बट दूसरा लेडीज़ एक अच्छा सोच रखती है, एक पॉजिटिव सोच रखती है वैसे लोगों के लिए जो थोड़ा सा डेवलप नहीं हो पाए हैं एंड किसी कारणवश वह सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं या फिर कोई वैसा काम करते हैं जिसको लेकर लोगों को लगता है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बट झाड़ू लगाना ख़राब काम नहीं है, अच्छा काम है। वो सफाई कर रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार भी होता है कि लोगों को अपने आसपास के जगहों में साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इस स्टोरी से हम लोग को समझना चाहिए कि एक अच्छा थिंकिंग, एक पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग को रखना चाहिए दूसरों के लिए। किसी दूसरे इंसान के लिए हम लोग के दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना चाहिए। अगर कोई इंसान अच्छा नहीं कर पा रहा है तो हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग उसके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, क्योंकि हम लोग एक एजुकेटेड पर्सन है। यह था हमारा एक पॉजिटिव थिंकिंग। एंड चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी को हम लोग समझते हैं, ठीक है, हम लोग इकोनॉमी को समझते हैं। यह स्टार्ट कहाँ से होता है? कोई एक इंसान अपने आप में अर्थव्यवस्था नहीं रहता है या अपने आप में एक इकोनॉमी नहीं रहता है। हर एक इंसान को दूसरों की ज़रूरत पड़ता है किसी ना किसी कारणवश। सपोज करो कि एक इंसान है, हम फार्मर का ही एग्जांपल लेते हैं। एक फार्मर था, वह सब कुछ ग्रो करता था, राइस, वीट, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग। बट एक दिन वह बीमार हो गया। तब उसे लगा कि नहीं, मेरे पास सब कुछ नहीं है, मेरा बीमारी ठीक करने के लिए जो दवा मिलेगी वह दवा किसी और के पास में है, तो हमको उसके पास में जाना होगा। तो वह फार्मर डॉक्टर के पास जाता है या फिर पुराने ज़माने में वैद्य के पास में जाता है, उससे मिलता है, अपना प्रॉब्लम बताता है। तो
डॉक्टर बोलता है ठीक है हम तो तुम्हें दवा दे देंगे, मेडिसिन दे देंगे, बट मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। तो फार्मर बोलता है ठीक है मेरे पास तो खाना है, चावल है, गेहूँ है, वेजिटेबल्स है, सब कुछ है, जितना चाहो आप ले लो। तो यह जो रिलेशन रहा फार्मर्स एंड डॉक्टर्स के बीच में, फार्मर एंड डॉक्टर के बीच में जो रिलेशन रहा, वो कैसा रिलेशन, जिसमें किसी का बेनिफिट हो रहा है, किसी का लॉस हो रहा है, या फिर दोनों का बेनिफिट हो रहा है, ऐसे रिलेशन को इकोनॉमी बोला जाता है। इस तरह के रिलेशंस को, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसे इकोनॉमी बोला जाता है। इकोनॉमी वहाँ से स्टार्ट होता है, दो लोगों के बीच से स्टार्ट होता है। मतलब कि अगर हर एक इंसान को लाइफ को अच्छे से सरवाइव करने के लिए अपने जैसा कम्युनिटी, समुदाय का ज़रूरत पड़ता है, वह अकेले लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए इकोनॉमी को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि दो लोगों के बीच में कैसा इकोनॉमी है, कैसी अर्थव्यवस्था है, और यह इकोनॉमी कैसे दो लोगों से धीरे धीरे पूरा एक देश में कैसे लिंक हो जाता है, कैसे इंटरलिंक है। हम उसी बात को आज इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए हम लोग दूसरे स्लाइड्स में जाते हैं, दूसरे स्लाइड्स की बात करते हैं। देखिए अभी हम एग्जांपल दिए डॉक्टर्स एंड फार्मर्स का। एक बार्टर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। अगर इकोनॉमी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम उसका बातें कर रहे हैं तो हम बार्टर सिस्टम का भी बात ज़रूर करेंगे। फार्मर्स एंड डॉक्टर का एग्जांपल दिए हम। फार्मर ने तो पैसा नहीं दिया डॉक्टर को, करेंसी तो नहीं दिया, बट दिया क्या, उसके पास में जो था। इसलिए बार्टर सिस्टम बोलते किसको, बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक ओल्ड प्रैक्टिस है जिसे लोग पुराने ज़मानों से करते आ रहे थे, जब नोट या जब करेंसी नहीं बना था। उससे पहले वैसा सिस्टम जिस सिस्टम को लेकर लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, उसे बार्टर सिस्टम बोलते हैं। जैसे किसी के पास में अगर अंडा है और उसे मछली की ज़रूरत है, तो वह इंसान वैसे इंसान को खोजेगा जिससे अंडे की ज़रूरत है और अपना जो गुड्स है उसे एक्सचेंज करेगा। उसी को बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम इज़ एन ओल्ड प्रैक्टिस टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, and it had been used since ancient time and before invented currency. कुछ वर्ड्स में स्पेलिंग टाइपिंग करते वक्त गलत हैं, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। बार्टर में हम स्मॉल से स्टार्ट कर दिए हैं, थोड़ा सा टाइपिंग में हो जाता है मिस्टेक, इसको माइंड नहीं करना है। इज़ एन ओल्ड प्रैक्टिस होगा, यहाँ ए है, ठीक है, माइंड नहीं करना है। बस आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन समझो, हाव भाव समझो कि आखिर है क्या, इस कहानी को समझो कि इकोनॉमी किसे कहते हैं, इकोनॉमी कैसे दो लोगों से बढ़कर एक पूरी ग्लोबल लेवल में आज इंटरलिंक्ड है। हम इसी बात को आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए एक एग्जांपल देते हैं आपको बार्टर सिस्टम का पिक्चर के थ्रू। देखिए कोई मछली दे रहा है एंड कोई दूसरा सामान दे रहा है, क्या है पता नहीं, कुछ है खाने के लिए ही। एंड दो लड़कियां हैं जिसमें किसी को फूल दे रही है तो दूसरी लड़की उस लड़की को उसके ज़रूरत का सामान दे रही है। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। बट बार्टर सिस्टम में कुछ लूप होल्स थे जो ज़रूरत पूरा नहीं कर पाते थे। जैसे कि अगर आपके पास में अंडा है और आपको चाहिए दूध, तो आपको वैसे इंसान को खोजना होगा जिसे दूध का ज़रूरत था, आप उसी से अपना गुड्स एक्सचेंज कर सकते थे। इसे बार्टर सिस्टम बोलते हैं। यही प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में, इसके लिए करेंसी बना, ठीक है। अब चलिए कैसे दो लोगों से बढ़कर इकोनॉमी कैसे बढ़ता है एक देश में, उसके बाद एक ग्लोबल लेवल में कैसे बढ़ता है, हम लोग उसे जानते हैं। ये देखिए एक पिक हम दिखा रहे हैं आपको मुकेश अंबानी साहब का, जो एक प्रोड्यूसर्स हैं, जो गुड्स बनाते हैं। अब ये तो अकेले गुड्स नहीं बनाएंगे,
उसे वर्कर्स का ज़रूरत पड़ेगा, उसे लेबर का ज़रूरत पड़ेगा, उसे एम्प्लॉय का ज़रूरत पड़ेगा। तब ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, जो कंपनी वाले होते हैं, उसे ज़रूरत पड़ता है वर्कर्स का, उसे काम करने वालों की ज़रूरत पड़ती है। तब वो खोजते हैं कि हमें काम करने वाले चाहिए, और काम करने वालों को क्या चाहिए? उसे मनी चाहिए, पैसा चाहिए। आप इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो, एक प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जो एक काम दे रहा है प्रोड्यूसर को एंड प्रोड्यूसर पैसा दे रहा है, और जो पैसा कंज्यूमर को मिल रहा है, वर्कर को मिल रहा है, वही पैसा से वो प्रोडक्ट खरीदता है एंड उसका कंज्यूम करता है, उसका उपभोग करता है। ऐसा रिलेशन इन दोनों के बीच में बनता है, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। इस तरह के इकोनॉमी इन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स का बीच में है कि एक काम दे रहा है एंड एक पैसा दे रहा है, ठीक है। बट यहाँ भी लूप होल्स थे। एक उपभोक्ता एंड जो एक उपभोग करने वाला के बीच का जो इकोनॉमी होता है, उसके बीच भी लूप होल्स था, इसके बीच भी कुछ कमियां थी। हो सकता है कि जो प्रोडक्ट बनाने वाला हो, जो प्रोड्यूसर्स हो, वह मनमाने ढंग से प्रोडक्ट बनाए, वह लो स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाए एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करे एंड उससे ज़्यादा पैसा ले। यहाँ इसको रेगुलेट कौन करता? इसको कौन रेगुलेट करता? इस पर नज़र रखने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तब आता है यहाँ स्टेट का रोल, ठीक है। अब आता है स्टेट का रोल। स्टेट एज अ रेगुलेटर यहाँ रोल प्ले करता है। स्टेट जो सरकार है, सरकार कंपनियों को, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उसे बोलता है नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको सामान बनाना है, अगर आपको बिजनेस करना है तो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ और सेल करो, एंड इसके लिए भी हम आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। एंड कंज्यूमर्स को बोलता है कि आप भी अच्छे तरीके से काम करो, ज़्यादा 8 घंटे का काम है तो 5 घंटे ना करो, पूरा 8 घंटे करो, एकदम ईमानदारी से करो, एंड आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर प्रोड्यूसर सरकार को टैक्स देती है तो वह हमारा क्या कहलाएगा? कॉरपोरेट टैक्स। एंड कंज्यूमर टैक्स देगी सरकार को तो यह हमारा इंडिविजुअल टैक्स या फिर इनकम टैक्स। अब यहाँ कैसे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच जो इकोनॉमी था, वह इकोनॉमी कैसे बढ़ते चला गया सरकार के पास में। अब ये 3 लोगों के बीच का एक इकोनॉमी हो गया, एक अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है। स्टेट प्रोड्यूसर से टैक्स लेने लगी एंड कंज्यूमर से भी टैक्स लेने लगी। एक रेगुलेटर्स प्रोड्यूसर्स के लिए, कंपनियों के लिए सरकार बनाती है, IRDA, SEBI, RBI, इस तरह के रेगुलेटर्स भी हैं। बड़े बड़े कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए सरकार खुद भी रेगुलेट करती है। कंज्यूमर को सरकार बोलती है तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक अच्छा मानव कैपिटल बनाया जाएगा, आपको सशक्त किया जाएगा, आपका सशक्तिकरण होगा, आपका एम्पावरमेंट होगा। इसके लिए हम लोग ने स्कीम्स चला रखे हैं। सरकार ने कंज्यूमर्स के लिए, यहाँ के जो वर्कर्स हैं या जितने भी जनता है, उन लोगों के लिए एक बहुत तरह का स्कीम्स चला रहे हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, हर तरह का, जिससे मानव पूंजी का विकास हो एंड जो मानव हो वह अच्छा अपना काम प्रोड्यूसर्स को दे सके। अगर मानव पूंजी नहीं रहेगा, मानव के पास में स्किल नहीं रहेगा, तो वह प्रोड्यूसर्स को क्या देगा? बड़े कंपनियों में जाकर काम कैसे करेगा? इससे सरकार तो प्रोड्यूसर से टैक्स लेती है, उस टैक्स का कहाँ उपयोग करती है? उस टैक्स का फिर उपयोग करती है उसके वर्कर्स पर, उसके कंज्यूमर पर, कि हम लोग जो टैक्स दे रहे हो, तुम प्रोड्यूसर्स को बोलती है सरकार, जो तुम टैक्स दे रहे हो हम यूं ही बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम वही टैक्स से जो तुम्हारे वर्कर्स हैं, हम उन वर्कर्स को, उन कंज्यूमर्स को हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं। देन फ्रेंड्स, हम लोग एक ओवरऑल हम लोग देखें कि कैसे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर का जो बीच का इकोनॉमी है, वह कैसे धीरे धीरे एक स्टेट तक पहुंच गया, एक देश तक पहुंच गया, एक देश का इकोनॉमी बन गया। जैसे कोई कंपनियां कुछ प्रोडक्ट बना रही है तो उसके लिए उसे वर्कर चाहिए, वह वर्कर्स हायर कर रहा है, वही वर्कर्स एज ए कंज्यूमर भी रोल कर रहा है, वही वर्कर्स को जब पैसे मिल रही है कंपनी से, प्रोड्यूसर्स से, तो उसी पैसे से वह प्रोडक्ट्स
खरीद रही है, प्रोडक्ट ले रही है, प्रोडक्ट का उपयोग कर रही है, उपभोग कर रही है, वही वर्कर्स एज ए कंज्यूमर भी रोल प्ले कर रही है। इस तरह का प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स का बीच का इकोनॉमी बन जाता है। एंड इस इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए सरकार आती है एंड सरकार प्रोड्यूसर्स के लिए मापदंड तैयार करती है, एक रेगुलेशन तैयार करती है एंड रेगुलेट करती है दोनों को, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स को। प्रोड्यूसर्स के लिए रेगुलेशन बनाती है जैसे IRDA, सेबी, RBI, इस ऐसे बॉडीज बनाती है रेगुलेट करने के लिए। एंड कंज्यूमर्स के लिए बहुत तरह की स्कीम्स चला रखी है वर्कर्स को एम्पावर करने के लिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, इस तरह का बहुत सारे स्कीम्स हैं जैसे आयुष्मान, बहुत तरह का स्कीम्स है, जैसे 90 से ज़्यादा स्कीम सरकार चला रखी है कंज्यूमर्स को एम्पावर करने के लिए। एंड सरकार बोलती है कि अगर हम आप लोग से टैक्स ले रहे हैं, इसके बदले में वही टैक्स का उपयोग आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। कंज्यूमर्स के लिए ऐसे स्कीम्स ला रही है एंड स्कीम्स को प्रैक्टिस में लाने के लिए पैसे चाहिए, उस पैसे को हम वहाँ लगा रहे हैं। फिर प्रोड्यूसर्स के लिए भी कंपनियाँ लगाने के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत होता है, अच्छे रोड का ज़रूरत होता है, उस सारी सुविधाएं सरकार दे रही है प्रोड्यूसर्स के लिए। बदले में सरकार इतना चाहती है कि आप दोनों एक ईमानदारी से काम करो। यह इकोनॉमी एक देश का इकोनॉमी बन जाता है। बट अब आता है, अगर आप लोग टीवी देखते हो तो उस पर टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट का, तब आपको वह प्रोडक्ट अच्छा लगता है एंड आप जाके अपने देश का प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं नहीं भैया हमको एक वह प्रोडक्ट चाहिए, हमको वो अमेरिका का प्रोडक्ट चाहिए, हमको वह प्रोडक्ट ला के दो। ठीक है, नोकिया मोबाइल, हमको नोकिया मोबाइल चाहिए, हमको ये आपका देश का मोबाइल नहीं चाहिए, हमको वो मोबाइल ला के दो। तब रोल प्ले करता है वर्ल्ड का। अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वह प्रोडक्ट लाने के लिए ग्लोबल लेवल में जाती है, दूसरे देश जाती है, उस देश से वह प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती है, लेती है एंड वह प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर्स को सेल करती है। बट सरकार यहाँ भी रोल प्ले करती है कि अगर प्रोड्यूसर्स को बोलती है, इंडियन कंपनी को बोलती है कि अगर आप दूसरे देशों से सामान खरीदिएगा तो यहाँ का जो और भी कंपनियाँ हैं उनका प्रोडक्ट पर असर पड़ेगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी उसके लिए अलग टैक्स देना पड़ेगा। जो इंपोर्ट कर रहे हैं आप, जो अपना कंपनी में जो यहाँ का प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए तो टैक्स आप दे ही रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप कोई भी गुड्स आप दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको उसके लिए अलग टैक्स देना पड़ेगा। तब यहाँ वह कंपनी दूसरे देशों से जो इंपोर्ट करती है गुड्स, उसके लिए सरकार को अलग टैक्स देती है। हो सकता है इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो गुड्स बन रहे हैं, वह प्रोडक्ट का जो डिमांड है वह वर्ल्ड में हो रहा है, वह दूसरे देशों में हो रहा है। तब अगर दूसरा देश यहाँ का प्रोडक्ट दूसरे देशों में ले जाती है या फिर यहाँ का जो प्रोडक्ट है वह बेचा जाता है दूसरे देशों को, उस पर भी सरकार टैक्स लेती है। वह होता है हमारा एक्सपोर्ट। यहाँ पर हमारा रोल आता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तब सरकार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी रूल बनाती है, एक लॉ बनाती है। ठीक है, आप कैसे देखें, एक प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स का जो बीच का इकोनॉमी है, फिर एक स्टेट आती है, दोनों से टैक्स लेती है, फिर कंज्यूमर्स के लिए वेलफेयर चलाती है, स्कीम्स चलाती है, कंज्यूमर्स के लिए वेलफेयर करती है एंड स्कीम्स चलाती है, प्रोड्यूसर्स के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, सारा कुछ बनाती है। एंड फिर वही प्रोड्यूसर अगर दूसरे देशों से सामान लाती है तो उसके बदले में भी वह टैक्स लेती है, जिससे उसके जो अपने हमारे जो इंडिया की और भी कंपनियां हैं उस कंपनियों को प्रोडक्ट पर असर ना पड़े, इसके लिए सरकार टैक्स लेती है। उसके लिए अलग इंपोर्ट टैक्स लेती है, फिर एक्सपोर्ट टैक्स भी लेती है। ठीक है, बट अगर जो दूसरे देशों के जो कंपनियां हैं उसके मन में ख्याल आता है कि भैया जो यह इंडिया का जो कंपनी वाले हैं, जो प्रोड्यूसर्स है, वह हमारे प्रोडक्ट को ले जाके सेल करती है, बीच में हमको तो फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम खुद जाके इंडिया में अपना प्रोडक्ट को बेचें, अपना प्रोडक्ट को सेल करें।
तब जाके वह दूसरे देशों से कंपनियां खुद आती है इंडिया में, तब फिर यहाँ भारत सरकार रोकती है कि नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा, आप हमारे देश में आके अपनी कंपनी नहीं लगा सकते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप अपने देशों में दूसरे देशों की कंपनी से हमारी सरकार बोलती है कि अगर आप अपनी कंपनियां इंडिया में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको परसेंटेज देना पड़ेगा। एफडीआई आप यहाँ नहीं लगा सकते हैं, कुछ परसेंट आपको देना पड़ेगा, उस पर भी आपका एफडीआई का रूल फॉलो होता है, ठीक है। इस तरह का एक हमारा जो इकोनॉमी है, कैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, स्टेट, वर्ल्ड सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। अब मनी मार्केट का अगर बात करें तो मनी मार्केट में जैसे मान लो कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, ये सब सारे मनी मार्केट है। मान लो कि कंज्यूमर्स को जो सैलरी मिला वह तो सारे पैसों का तो खर्चा नहीं हो जाता, कुछ तो पैसा बचता होगा, वह पैसा का वो सेविंग कहाँ करेगा, बैंक में करेगा। तो बैंक भी यहाँ एक रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, दूसरे के पैसों को बचाना, दूसरे के पैसों को सेव करने के लिए। और अगर वही पैसा का ज़रूरत अगर प्रोड्यूसर्स को है या फिर किसी दूसरे को है तो वह उसको लोन देती है। इस तरह से मनी मार्केट एक इकोनॉमी में एक अहम रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यह है एक ओवरऑल इकोनॉमी, दो लोगों से बढ़कर एक देश तक, फिर एक देश से लेकर वर्ल्ड लेवल तक का यह है हमारा इकोनॉमी। दो लोगों के बीच में पहले कारोबार होता है, बिजनेस होता है, फिर वही बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए सरकार आती है। फिर अगर लोगों के पास कुछ पैसे बच जाते हैं तो उस पैसे का सेविंग होता है बैंक में, मनी मार्केट में। और अगर किसी को पैसा का ज़रूरत पड़ जाता है तो वह लोन ले सकता है मनी मार्केट से जाके। जैसे मान लो कि आपको कोई कंपनी लगाना है एंड आपको वह कंपनी लगाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप पैसा किससे मांगोगे? सरकार तो देगी नहीं। जाओगे आप बैंक पास तो बैंक आपको लोन देगा, वो भी इंटरेस्ट पे, कि हम आपको अगर 5,000 देते हैं तो आपको 5,000 के बदले में 200 हर महीना, मतलब एवरी मंथ आपको 200 टैक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 200, 5,000 का 200 आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 5,000 तो आप दीजिएगा ही, बट उसके बदले में एक्स्ट्रा आपको 200 और देना पड़ेगा, तब जाके हम आपको लोन देंगे। यह है हमारा मनी मार्केट का रोल, कि अगर कहीं पैसा कम पर कोई इंसान अगर अपना खुद का कंपनी लगाना चाहता है तो वह लोन ले सकता है बैंक जाके। वहाँ पर इकोनॉमी में मनी मार्केट कैसे रोल प्ले करता है आप समझ रहे हैं। या एक ओवरऑल हमारा इकोनॉमी को समझने का ही एक वीडियो था कि कैसे एक इकोनॉमी दो लोगों से बढ़कर कैसे वर्ल्ड तक फैल जाता है। अगर कोई प्रोड्यूसर, कोई कंपनियाँ दूसरे देशों के कंपनियों के प्रोडक्ट अपने देशों में लाती है, इंपोर्ट करती है, तो उसके बदले में सरकार टैक्स लेती है और वह टैक्स का उपयोग यही लोगों के लिए करती है। वर्ल्ड से दूसरे देशों से अगर कोई कंपनियां एफडीआई लगाती है, हमारे देशों में एफडीआई लगाती है, जैसे सपोज करो कि हमारे देशों में एफडीआई लग रही है, या जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड यहाँ आके हमारे देशों में एफडीआई लगाएगी, तो यहाँ एफडीआई का रोल प्ले करता है। सरकार बोलती नहीं भाई आप यहाँ एफडीआई नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ हमको परसेंटेज देना पड़ेगा, 100 में 40% या 50% आपको हमें देना पड़ेगा, तब जाके आप टैक्स लगा पाएंगे। बट कंपनियां चाहते हैं कि चलो भाई मेरा प्रोडक्ट सेल हो, हम दूसरे देशों में भी अपना एफडीआई लगाते हैं, इसके बदले में उस देश का जो भी परसेंटेज है हम दे देंगे सरकार को। बट यहाँ आके देखते हैं कि नहीं, यहाँ तो बहुत ओल झोल है, बहुत मतलब क्या है, मतलब बहुत ब्यूरोक्रेसी है, 10 तरह का पेपर्स बनवाने पड़ते हैं यहाँ पे। तो नहीं भैया, हम करते क्या है ना, अपना प्रोडक्ट को अपने देशों से ही यहाँ की कंपनी को सेल करते हैं, हम बस वहीं तक रहेंगे। बट सरकार चाहती नहीं, दूसरे देशों से भी कंपनियाँ आए। दूसरे देशों से कंपनियाँ क्यों आएगी? दूसरे देशों से कंपनियाँ एफडीआई अगर हमारे देश में आती है तो क्या रोल प्ले करेगी? एफडीआई से अगर हमारे देशों में अगर कोई कंपनियाँ आ रही है तो एक रोल यह इम्पोर्टेंट है कि अगर वो कोई कंपनी यहाँ आके कोई दूसरे देशों के कंपनी हमारे देशों में आकर अपना कंपनी लगा रहा है तो यहाँ के भी लोगों को रोज़गार मिलेगा, जॉब मिलेगा, कि
उस कंपनी में काम करने के लिए वर्कर्स तो चाहिए ना। तो यहाँ के जो लोग हैं उसे काम करने के लिए एक रोज़गार मिल जाता है। इसलिए सरकार चाहती है कि नहीं, आप यहाँ आइए, अपना कंपनी लगाइए यहाँ पे, इससे हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इसके लिए हम आपको ईज ऑफ डूइंग कर देंगे। ईज ऑफ डूइंग जो बिज़नेस है ना, सरकार सुगमता लाने का, जो बिज़नेस में जो सुगमता है, एक अच्छे तरीके से बिज़नेस चले, उसके लिए सरकार कोशिश करती है। इसके लिए सरकार चाहती है कि जो दूसरे देशों से कंपनियां आए उसके लिए हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, जैसे रोड, बिल्डिंग्स वगैरह। जैसे दूसरे देशों के जो कंपनियाँ हैं वह यह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के इन्फ्लुएंस हो, प्रभावित हो और हमारे देश में आके अपनी कंपनियाँ लगाएं। इस तरह से इकनॉमी चलता है। दो देशों से बढ़कर कैसे देश तक पहुंचता है यह इकनॉमी, फिर अपने देश से लेकर दूसरे देश तक पहुंचता है। हम सभी इकनॉमी में यही देखते हैं एंड यही पढ़ते हैं। यही सब चीज़ के बारे में हम लोगों को, आप लोगों को यूपीएससी का जो सिलेबस है इकनॉमी में उसे पढ़ना है। टैक्स के बारे में पढ़ना है, मनी मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनियां, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या रूल होते हैं, ये सारे चीज़ जानना है। सरकार क्या स्कीम्स चला रखी है वह सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। कंज्यूमर्स राइट पढ़ना है, राइट टू एजुकेशन, एवरीथिंग जो हमारे इकनॉमी को प्रभावित करती है वह एवरीथिंग पढ़ना है। एक ओवरऑल यह हमारे एक छोटा सा वीडियो में आप लोगों का एक छोटा सा लेक्चर था कि आप लोग एक ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को समझे कि दो लोगों से बढ़कर कैसे यह इकोनॉमी एक वर्ल्ड लेवल तक पहुंचा। अब अगले वीडियो से हम लोग बातें करेंगे इकोनॉमी में नेशनल इनकम, एवरीथिंग। यह था हमारा एक छोटा सा लेक्चर। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आए फिर भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वीडियो में इससे बेहतर वीडियो मैं लाऊं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि आप लोग मिस कर जाएं। इसमें घाटा मेरा नहीं है, घाटा आप ही लोग का है, लॉस आप ही लोग का है। सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना है फिर भी करो, क्योंकि धीरे धीरे हर एक वीडियो में एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, एवरी कंटेंट क्लियर होते हुए नज़र आएगी। सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, क्योंकि फ़ायदा आप ही का है, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरा बस यही फ़ायदा है कि अपना रिवीजन होता है। धन्यवाद।